हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज विशाल तिवारी। सॉरी फॉर द डिले, थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे है बट चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। सो विल स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। ठीक है, ठीक है ना, थोड़ा सा तबीयत ऊपर नीचे है बट चलेगा इतना। आर यू गाइस रेडी? एक बार अपने दोस्तों को बता दीजिए तो कि चूंकि एक ऑड टाइमिंग पे स्टार्ट किया है। सो गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपका चालू हो गया, डरते हैं क्या? आइए दोस्त, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर वैसे काफी बड़ा चैप्टर है बट हम लोग इसको 1.5 घंटे में करेंगे। तो इसका मतलब हमें वो चीज पढ़ने की जरूरत है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। जिस टॉपिक से आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया उस टॉपिक को हम छुएंगे भी नहीं यहां पे। इसका मतलब वी विल बी फोकसिंग ऑन एग्जाम बेस्ड रिवीजन। ठीक है ना? तो दोस्त, जिस टॉपिक से अब जैसे आप पढ़ते हो उसमें कैथोड रे एनोड रे का एक्सपेरिमेंट, उसका डिस्कवरी, कभी भी आज तक सवाल नहीं आए उससे। ठीक है मेरे दोस्त, उसमें आपने पढ़ते हो आप आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, उससे सवाल यहां नहीं आते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे आप इनफैक्ट रदरफोर्ड मॉडल से भी सवाल नहीं आते हैं बट वी विल स्टडी रदरफोर्ड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? उसके बाद रदरफोर्ड के बाद से सवाल चालू होते हैं। सो वी विल स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहला चीज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रदरफोर्ड मॉडल बोलते हैं या फिर जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले समझते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है। सो अल्फा पार्टिकल बेसिकली He+2 होता है। हीलियम आयन लो, हीलियम लो और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हीलियम आयन बना दो और दैट इज अल्फा पार्टिकल। हीलियम के पास 1s2 2s2, हीलियम के पास 2s2 क्यों जाओगे? हीलियम के पास आपके पास आएगा सर, इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखने जाओगे तो 1s2। अब इसमें से दोनों ही इलेक्ट्रॉन निकाल दो, He+2 का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है और इसी को हम बेटा अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको कई बार डबली आयोनाइज्ड हीलियम बोलते हैं। सिंगली आयोनाइज्ड He+ होता, He+2 मतलब डबली आयोनाइज्ड हीलियम है। सर इसको कई बार ना डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन भी बोला जाता है या हीलियम एटम भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरा अल्फा पार्टिकल कुछ भी नहीं है कि सर यहां पे एक न्यूक्लियस और 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बचेगा क्या कि सर अल्फा पार्टिकल कुछ भी नहीं है, हमारे पास He+2 है। या तो उसको डबली आयोनाइज्ड हीलियम बोल दो या फिर उसको क्या बोल दो, न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम। अब रदरफोर्ड ने किया क्या है मैं आपको वो समझाने वाला हूं। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड का मैलिएबल शीट लिया। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड 2 का थिन गोल्ड फॉयल, रदरफोर्ड 2 का थिन गोल्ड फॉयल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने ये येलो कलर का थिन गोल्ड फॉयल, अच्छा गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड फॉयल इज मैक्सिमम मैलिएबल, तो उससे थिन फॉयल बनाना आसान है। रदरफोर्ड ने इसलिए लिया बिकॉज गोल्ड फॉयल इज मैक्सिमम मैलिएबल। ठीक है ना? क्योंकि गोल्ड फॉयल जो था वो मैक्सिमम मैलिएबल था। ठीक है, ओके। अब यहां पे रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल लिया बिकॉज गोल्ड फॉयल इज मोस्ट मैलिएबल, सबसे ज्यादा मैलिएबल कोई था तो वो था रदरफोर्ड, ये गोल्ड फॉयल। अब इस गोल्ड फॉयल पे उन्होंने क्या किया? ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल, और यहां से उन्होंने अल्फा पार्टिकल इमिटर लिया और उससे बहुत सारे, इनफैक्ट 1 लाख इन अ सेकेंड, इतने ज्यादा अल्फा पार्टिकल को फेंकना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने सबसे पतला गोल्ड फॉयल लिया, वो गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल भेजने लगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल उन्होंने बॉम्बार्ड किया। अब बॉम्बार्ड करने के बाद उन्होंने एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, मतलब सर्कुलर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन दे दिया। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब है फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराओगे तो बेटा वहां पे एक लाइट जलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर कुछ हो रहा है। मतलब इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन को उन्होंने बनाया जो इसको चारों तरफ सर्कुलरी बैठा हुआ था। अब आइए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेड थ्रू द गैस, थ्रू द गोल्ड फॉयल। हुआ क्या है कि मैक्सिमम बार
जो हमने अल्फा पार्टिकल यहां से भेजे हैं, यहां पे जाके लाइट जला रहा था, यहां पे जाके ऐसे डिस्को वाली लाइट प्रोड्यूस कर रहा था। तो इससे पता चला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो पास हो गया इससे, क्योंकि पास करने के बाद ही तो टकराएगा फ्लोरोसेंट स्क्रीन से और तब जाके लाइट जलाएगा। तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेड, क्योंकि बहुत सारे लाइट जल रहे थे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे। अच्छा, अब देखिएगा वो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो एटम है, ये जो सर्कल जैसा एटम, ये थिन गोल्ड फॉयल है, ठीक है ना, इसमें मैक्सिमम जगह खाली है, क्योंकि जिस हिसाब से हम अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं उसी तरह से राइट हैंड साइड में मिल जा रहा है। तो कोई कहीं किसी से टकराया नहीं, कोई डेविएशन नहीं हुआ है, खाली स्पेस है, चीरते हुए निकल गया उसको यहां से एकदम जैसे होता है ना रामायण के अंदर और महाभारत के अंदर ऐसे तीर निकलता हो, तो चीरते हुए निकल गया, क्योंकि खाली जगह है। पहला कंक्लूजन निकला रदरफोर्ड में कि एटम के अंदर मैक्सिमम खाली है। देयर आर फ्यू, कुछ ऐसे थे जो कि सम एंगल से डेविएट हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो सम एंगल से डेविएट हो रहे हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अब यहां पे ये समझना है कि ये इसका क्या मतलब है। तो देखिए, ये अल्फा पार्टिकल है, He+2 है, तो हो सकता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज यहां प्रेजेंट हो, तभी तो बेटा ये पॉजिटिव से रिपेल करके ऊपर चला गया। या हो सकता है कि कोई नेगेटिव चार्ज यहां प्रेजेंट हो, या तो रिपल्सन की वजह से ऊपर घूम गया, या फिर कोई ऊपर हवेली में आ जाओ, वैसे बुला रहा होगा, आओ कभी हवेली पे, तो दोस्त ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ घूम गया, है ना भाई। दो सिचुएशन हो सकता है, आप निकले थे ट्यूशन पढ़ने और आप डेविएट हो गए, उसके दो रीजन है। हो सकता है किसी से कर्ज लिया हो, तो वो दिख गया रास्ते में, सीधा स्कूटी घुमा दी, कहीं और निकल गया। या हो सकता है किसी को कर्ज नहीं लिया है बट दिल के कर्जदार बन गए हैं, तो दोस्त वहां पे अट्रैक्शन की वजह से आप क्या करोगे, अट्रैक्ट हो जाओगे और आगे मुड़ जाओगे। तो यहां से कहानी ये खत्म हो गई कि पहली बार कि ये डेविएटेड थ्रू सर्टेन एंगल्स। अब वहां से कहानी पता चली कि सर एटम जो है ना उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में है और एटम इज न्यूट्रल। सो द सेकंड कंक्लूजन जो थी वो क्या थी रदरफोर्ड की, पहला कि मैक्सिमम जो खाली है, और दूसरा कंक्लूजन ये है मेरे दोस्त, दूसरा कंक्लूजन मेरा ये निकलता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं लेकिन इक्वल अमाउंट में है। ये आपको दिखा रहा है कि सर हो सकता है डेविएशन रिपल्सन की वजह से हो रहा है, या हो सकता है बेटा आप दिल के कर्जदार हो गए हो, अट्रैक्शन हो रहा हो, दोनों वजह से ये मुड़ सकते हैं। चलिए, सिमिलरली फॉर द डाउनवर्ड वंस। अब आते हैं तीसरा कि 20,000 में से एक ऐसे थे, 20,000 पास करने के बाद उसमें से एक ऐसा था जो जिस रास्ते भेजा गया था उसी रास्ते रिटर्न हो गया था। ठीक है, यह तीसरा कंक्लूजन निकलता है कि इट इज डेविएटेड बैक टू द ओरिजिनल पाथ, 180 डिग्री पर रिपीट आया। इसका मतलब यहां पे जबरदस्त रिपल्सन है। ये तो वही है, 1 लाख रुपए कर्ज लेके भरे पड़े हो और जा रहे थे कहीं, रास्ते में दिख गया बेटा, जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से उल्टा पांव भाग गए। एक मुहावरा भी है हिंदी में। तो दोस्त ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। इसका मतलब सेंटर के पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेटेड होगा और इसी जगह को हम न्यूक्लियस का नाम दे देते हैं। सो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से निकल के आई। 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से आई, लेकिन रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक था। रदरफोर्ड ने क्या बोला, ये जो इलेक्ट्रॉन है, रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन अपने डिफरेंट ऑर्बिट में है और जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। अब एक कॉन्सेप्ट भी होता है, फिजिक्स में भी आता है और यहां भी हम बताते हैं कि अगर एक चार्ज्ड सिस्टम, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज सिस्टम, अगर एक चार्ज सिस्टम दूसरे चार्ज सिस्टम के चारों तरफ घूम रहा है, अगर एक चार्ज सिस्टम दूसरे चार्ज सिस्टम के चारों तरफ घूम रहा है और साथ में वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन? दोस्त यहां पे हर डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। सो इफ वन चार्ज
इज रिवॉल्विंग अराउंड अनदर चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन, इसको हम मैक्सवेल की थ्योरी बोलते हैं, और तो एनर्जी रिलीज होगा, ऐसा मैक्सवेल ने कहा। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज के चारों तरफ घूमेगा, वो भी एक्सेलरेटेड मोशन में, तो इसको बोलते हैं हम कि एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करता जाएगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पहले इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, करने के बाद थोड़ा एनर्जी रिलीज किया, फिर थोड़ा ऐसे किया, फिर थोड़ा एनर्जी रिलीज किया, और फिर कम एनर्जी हो गया, फिर थोड़ा एनर्जी रिलीज किया, फिर थोड़ा एनर्जी रिलीज किया, फिर थोड़ा एनर्जी रिलीज किया। तो इसका मतलब है रदरफोर्ड के हिसाब से एक टाइम आने के बाद हर एटम का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। He said कि इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजेस एनर्जी देन फाइनली इट विल मर्ज इन न्यूक्लियस। अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ घूम रहा है इन एन एक्सेलरेटेड मोशन, इट रिलीजेस कंटिन्यूअस एनर्जी, और इसके हिसाब से ये तो मर्ज हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। फाइनली ये तो मर्ज हो जाएगा, जो कि हमें सो रदरफोर्ड फेल्ड टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ द एटम। तो इनके हिसाब से बेटा एटम की एग्जिस्टेंस होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो हम लाइमन सीरीज बामर सीरीज आगे पढ़ेंगे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, EMR। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, चलो देखिए। ये कहते हैं कि लाइट जो है वो दो तरह के नेचर को शो करता है। पहला वाला इज वेव नेचर एंड द सेकंड वाला इज पार्टिकल नेचर। जो वेव नेचर सपोर्टिव साइंटिस्ट थे मैक्सवेल थे। मैक्सवेल ने मैक्सिमम जितने थ्योरीज दी हैं, मैक्सवेल की सारी थ्योरीज वेव नेचर को सपोर्ट करेंगी, अभी हम आगे पढ़ने वाले। और प्लैंक्स की जो थ्योरी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो पार्टिकल नेचर को बताती है। फिर हम पार्टिकल नेचर के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आइए सबसे पहले वेव नेचर की चर्चा करें, फिर पार्टिकल नेचर पे जाते हैं। वेव नेचर ये कहता है, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? ऐसा रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर। वो ऐसा एक ग्राफ बनाया जाता है, आपने देखा भी होगा, वो ऐसा एक ग्राफ बनाया जाता है। ये देखिए, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये फिर बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ऑल दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना? तो एक ऊपर की तरफ है, एक ऐसे है। सो दिस इज लाइक दिस, परपेंडिकुलर। आप देख रहे हो, दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक ऊपर की तरफ है तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन छोड़ भी दो तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर। चलिए वो तो फिजिक्स की बात हो गई। आइए अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, सिमिलर लाइक दिस वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब आते हैं वहां पे कि सर ये वेव में एक टर्म आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? तो सर डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, पहला ये वाला लिया और दूसरा वाला ले लिया, टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ये भी आपका क्या हो जाएगा? लैम्डा। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है आपके सामने? लैम्डा हो जाता है। मुझे लगता है यहां तक क्लियर है। आइए, ऐसा यूनिट चूंकि एक डिस्टेंस है तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ कन्वर्जन है कि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर 10 मीटर होता है, एक नैनोमीटर में 10 की पावर -9 होता है, एक पिकोमीटर में 10 की पावर -12 होता है, एक फेम्टोमीटर में 10 की पावर -15 होता है। These all things you need to keep in mind। कोई दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए, so according to Maxwell, electromagnetic radiation travel in the form of a wave। ये हो गया वेवलेंथ की पूरी कंडीशंस। नाउ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। सो कितने वेव्स इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, और वेलोसिटी लाइट की क्या होती है? c अपॉन लैम्डा। इसीलिए होता है न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट यहां से यूनिट आ जाएगा आपके सामने। सर ये मीटर पर सेकंड और ये है मीटर, तो मीटर से मीटर कर गया, पर सेकंड बचा, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज बोलते हैं उसको।
सेकेंड इनवर्स या हर्ज बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, 1 किलो हर्ज में 10 की पावर 3 हर्ज होगा। किलो मतलब 10 की पावर 3, मेगा मतलब 10 की पावर 6, मिली मतलब 10 की पावर -3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, अब आते हैं सर आपके सामने वेव नंबर पे। अब आते हैं आपके सामने सर वेव नंबर क्या होता है। सो वेव नंबर जो है ना वो 1/λ के 1/λ होता है। और यूनिट आपको पता है कैसे होगा सर, लैम्डा मीटर में है तो ऊपर जाने के बाद मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आइए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अब इस पे सवाल भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि सर ये तो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो वेवलेंथ, वेव नंबर, ये सब डिफाइन करने के लिए, फ्रीक्वेंसी, ये सब डिफाइन करने के लिए थी। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं कि ये एक पार्टिकल नेचर को, मैक्सवेल जो है वो वेव नेचर को करेगा, लेकिन जो प्लैंक है वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। कैसे, ये समझाता हूं मैं आपको, कैसे आइए समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, प्लैंक के हिसाब से लाइट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। वो कहता है कि लाइट जब ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह तो वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और वो स्मॉल पैकेट्स एक दूसरे के आगे पीछे लगे होते हैं, लगता कंटिन्यूअस है बट वो है स्मॉल स्मॉल पैकेट्स, और उस स्मॉल पैकेट्स को हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है, और लाइट की जब बात करें तो लाइट के लिए ये क्वांटा को हम फोटोन बोलते हैं। इन केस ऑफ दिस लाइट, दिस क्वांटा आर कॉल्ड फोटोन। तो लाइट में भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है ना, और दोस्तों वो पैकेट्स के फॉर्म में जो होता है दैट इज कॉल्ड एज फोटोन। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन, ये आपको एनर्जी ऑफ अ फोटोन। तो एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो E इज इक्वल टू एच न्यू, H इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। आइए बेटा H इज इक्वल टू, या फिर न्यू को C अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, लिख दिया, न्यू को C अपॉन लैम्डा लिख दिया। H क्या है आपके सामने, प्लैंक्स कांस्टेंट। H इज मेरे सामने प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये आपके सामने प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया है। इसकी वैल्यू देखिए जूल सेकंड में, इसकी वैल्यू डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट यूज करनी है। जूल सेकंड में 10 की पावर -34, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। एनर्जी ऑफ, ये तो क्या आया है सर, 1 फोटोन की बात की है, लेकिन अगर मैं बहुत सारे फोटोन्स हैं तो बहुत सारे पैकेट्स होंगे, दैट मींस n इंटू hc अपॉन लैम्डा। बहुत सारे फोटोन्स के लिए बहुत सारे पैकेट्स होंगे, n इंटू hc अपॉन लैम्डा। तो ये हो गया आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। यूनिट ऑफ एनर्जी में आते हैं। SI यूनिट क्या होता है, जूल। अदर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। आइए यहां पे H की वैल्यू क्या है सर, आपको पता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। आइए H इंटू C की वैल्यू कितनी आएगी, और ये बाद में काम आएगा आपको, H इंटू C, क्योंकि आपको क्या करना है, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा करना है। अगर लैम्डा नैनोमीटर में दिया है तो HC की वैल्यू 1240 यूज कर लीजिए, 1240 अपॉन नैनोमीटर वाला लैम्डा सीधा आपको एनर्जी दे देगा। उसी तरह मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपके सामने एंगस्ट्रॉम में लैम्डा दिया है तो बेटा 12400, ये 1240 है, यहां पे हो जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपके सामने HC। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 100 फोटोन्स इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इतना। कम ऑन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 100 फोटोन्स इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 2000 एंगस्ट्रॉम। कम ऑन, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट बेटा 2000 एंगस्ट्रॉम है तो क्या एनर्जी होगी? अरे बड़ा सिंपल नहीं है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 100 फोटोन्स इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 2000 एंगस्ट्रॉम। देखिए यार, एनर्जी के लिए वेवलेंथ दिया है तो n इंटू HC अपॉन लैम्डा, और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है तो 12400, HC डायरेक्ट यूज कर लो। ठीक है, आइए लैम्डा 2000 है, n की वैल्यू 100 है, E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा लगाओगे। ये देखो सीधा रख दिया अपन ने, HC की वैल्यू सीधा रख दी 12400 अपॉन यहां पे एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू, ये सीधा सीधा आपके सामने बेटा 620, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाइड भी है।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे रह गया, ये हो गया आपके सामने। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बताया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर पूछ रहा है तो ठीक है, जूल में पूछ रहा है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके सामने स्क्रीन पे। अब आई, एक लाइट सोर्स है जिसका वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम है, जो इतना जूल एनर्जी दे रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछा है, बाकी सारे दे दिए। एन की वैल्यू पूछा है तो बेटा आपके सामने दिख रहा है E इज इक्वल टू NHC अपॉन लेमडा, E इज इक्वल टू N इंटू HC अपॉन लेमडा। एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एनर्जी इंटू लेमडा अपॉन HC, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी इंटू लेमडा अपॉन HC। एनर्जी आपके सामने क्या है, 0.5 आ गया, क्या एनर्जी आपके सामने 0.5 आ गया। लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, 2000 एंगस्ट्रॉम आ गया, 2000 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन H इंटू सी की वैल्यू 12400 आ जाएगा, H इंटू सी की वैल्यू 12400 आ जाएगा। यहां पे देखिए N की वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा आपके सामने, ये देखिए N इंटू HC अपॉन लेमडा करेंगे तो आपके सामने सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्यों, किसी का आ रहा है क्या, किसी का आ रहा है क्या आंसर? जी 0.8, वेरी गुड बेटा। हाँ, नंबर जो है ना 0.8 बिल्कुल सही है, एन की वैल्यू जो नंबर्स होंगे वो 0.8 के फॉर्म में होंगे, 0.8 फोटॉन्स, राइट गधेड़ो। ठीक है, आ जाओ। तो यहां तक समझ में आ गया सर, एन की वैल्यू आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाइए आगे कि सर वेव नेचर के अंदर ये वाला बताइए, कैलकुलेट वेव नंबर, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी निकालना है। कम ऑन, वेव नंबर क्या होता है, 1 अपॉन लेमडा। वेव नंबर कैसे निकलते हैं सर, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। 1 अपॉन लेमडा मतलब 1 अपॉन 5800 इंटू 10 की पावर -10। 1 अपॉन 5800 इंटू 10 की पावर -10। अगर मैं कैलकुलेशन अगर जल्दी जल्दी लिख दूं तो ये आ जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर -6। दिस विल बी द वेव नंबर। और वेव नंबर 1 अपॉन लेमडा होता है तो 1 अपॉन मीटर होता है या मीटर की पावर -1 होता है, यही आपके सामने वेव नंबर हो जाएगा। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो क्या करें, अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो क्या करें, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू सी इंटू लेमडा। सी क्या है आपके सामने, 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू लेमडा क्या है आपके सामने, सो द लेमडा विल बी 5800 एंगस्ट्रॉम है, सो इट विल बी 5800 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है ना। अब देखिए आंसर फटाफट करिए, आप देखिएगा बड़े शातिर तरीके से अगर खेले तो बेटा 10 की पावर 8 और 10 की पावर 2 कितने हो गए, 10 की पावर 10 और यहां पे है 10 की पावर -10, तो 10 की पावर 10 से -10 कैंसिल आउट हो गया 0। तो स्मार्टली खेलेंगे तो 3 इंटू 58 से आंसर आ जाएगा, स्मार्टली खेलिएगा तो 3 इंटू 58 से आंसर आ जाएगा। अच्छा सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ मिस्टेक, बिल्कुल स्मार्टली खेलने के चक्कर में मिस्टेक है बेटा। किसने बोला न्यू इज इक्वल टू सी इंटू लेमडा होता है, सी अपॉन लेमडा होगा रे, सी अपॉन लेमडा होगा यार। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 18 ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। सो अगर कैलकुलेशन में सही कर दूं तो 5.1 इंटू 10 की पावर 14 आ जाएगा, यही कैलकुलेशन मेरे सामने किया हुआ है। चलिए, तो आपके सामने वेव नंबर भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते हैं, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। यार फ्रीक्वेंसी दिया गया E इक्वल टू H न्यू और 1 मोल के बारे में पूछ रहा है तो N की वैल्यू रख देना। करते हैं, सामने करते हैं आपके, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। तो देखिए एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू होता है क्या, बिल्कुल एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू है, लेकिन यहां पे कह रहा है 1 मोल फोटोन का, तो एनर्जी इज इक्वल टू N इंटू H न्यू। 1 मोल में N की वैल्यू कितनी होगी, 6.02। चलो सीधा 6 इंटू 10 की पावर -23, ये मोल्स हो गए, इंटू H हो गया, न्यू हो गया, सिंपल वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। 1 मोल फोटोन की बात कर रहा है मेरे दोस्त। सो 1 मोल फोटोन के लिए आपके सामने, हाँ ये देखिए, ये आ जाएगा आपके सामने 6.6 इंटू 10 की पावर -34 लिख दीजिए। अच्छा स्मार्ट कैलकुलेशन सिखा देता हूं, न्यू की वैल्यू यहां पे दी गई है 5 इंटू 10 की पावर 14, जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है बताऊं, कितना आ रहा है बताऊं, चलो इन दोनों को करने से आ रहा है 3.3 इंटू 10 की पावर -19
और इसके इन दोनों के फिर कैलकुलेशन करने से आपके पास आ रहा है 199.51। अरे भाई साहब सही है, ये 10 की पावर 23 और 199.5 किलो जूल पर मोल, मतलब 200 किलो जूल पर मोल के अप्रोक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, ठीक है ना। चल तो ये हो गया आपके सामने 6.02। यहां पे 6.02 की जगह सीधा 6 लिखा है, तो 6.02 की रखने की जरूरत नहीं है। 6.02 की जगह सीधा अप्रोक्सीमेशन से 6 रख लो। यहां भी आप इसको इनफैक्ट 6 रख सकते हो, तो ऑन एन एवरेज करते करते 200 के अप्रोक्स आ जाएगा, और 200 ही था आंसर, 200 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। आइए मेरे दोस्त यहां पे आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वैसे फिजिक्स वगैरह में काफी अच्छा पढ़ते हो, तो हम लोग उतना तो डीप में नहीं जा पाएंगे, बट हाँ हमारे क्वेश्चंस हो जाए इससे हम पढ़ लेते हैं। फिजिक्स वाले क्वेश्चंस तो फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, और उसमें तो माहिर है मुझे पता है। आइए दोस्त यहां बताते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यहां पे ये प्रूव करता है, प्लैंक्स की थ्योरी के बाद दूसरी आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो प्रूव करता है ये पार्टिकल नेचर है। आइए कैसे प्रूव करता है बताता हूं। यहां पे हम क्या करते हैं, एक मेटल लेते हैं, दिस इज अ मेटल सरफेस। अब इस मेटल सरफेस पे हम इंसिडेंट लाइट डालते हैं, ठीक है। जैसे ही मेटल सरफेस पे लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सर्टेन मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। यहां से जैसे ही हम इसको एनर्जी देते हैं, लाइट एनर्जी देते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, दैट इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल टुवर्ड्स दिस डिटेक्टर, दैट इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल टुवर्ड्स दिस डिटेक्टर। आइए समझते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट आइएगा, द करंट फ्लो ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट। और चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो इसको हम यहां पे करंट फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर। क्योंकि यहां पे करंट फ्लो हो रहा है यहां पे, तो इसको हम यहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होगा यहां पे। द फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंसिडेंट लाइट का जाना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, करंट का फ्लो होना, ये सब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप भी क्या करते हो देखिएगा, आप भी कहीं जाते हो ट्यूशन सेंटर में, एकदम न्यूट्रल रहते हो ट्यूशन सेंटर में, और कोई इंसिडेंट लाइट जैसे ही क्लास से एंटर करता है, ओ हो, हमारी नजरें वहां जाती है, और हमारे मन में भी कई सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। और दोस्तों कई सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने की वजह से हमारी बॉडी में भी करंट फ्लो होने लगता है, हमारे बॉडी में भी डोपामाइन रिलीज होने लगता है। सो यही हम डेली लाइफ में दोस्त हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आते हैं दोस्त वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी एक ही चीज है। मिनिमम एनर्जी जिससे आपके इलेक्ट्रॉन, मन के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएं, मिनिमम एनर्जी जो डालने पर एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम से मिनिमम एनर्जी जो इस्तेमाल किया जाएगा टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी जो लगाया जाए, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। कई बार पूछता है मिनिमम एनर्जी बताइए और थ्रेशोल्ड मिनिमम वेवलेंथ बताइए, तो आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया होता है। आइए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आएगा कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल है। हर मेटल का कोई सख्त होता है, कोई सख्त होता है तो जल्दी से पिघलता नहीं है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, और कोई बहुत ही एकदम लाइक ठीक है, किसी को भी देखा पिघल जाते हैं। कुछ हमारे जैसे लोग भी होते हैं, किसी को भी देख के पिघल जाते हैं। तो दोस्त वही होगा कि हर मेटल की अलग अलग वर्क फंक्शन होगा, हर मेटल का थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग अलग होगा। कोई सबको देख के फिसल जाता है तो उसका तो एकदम ही कम होगा, कोई बहुत सख्त है तो दोस्त आपका वो वर्क फंक्शन उसका डिफरेंट होगा। वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। आते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात को। यहां पे आइए दोस्त, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, द मिनिमम वेवलेंथ जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए मेटल सरफेस से। सिंपलेस्ट वे टू
आइडेंटिफाई थ्रेशोल्ड और वर्क फंक्शन। आइए अब आते हैं, वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई नॉट से, फाई से, और जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट, लेमडा नॉट, ठीक है ना। आइए तो ये क्या है आपके सामने, सर दिस इज द मिनिमम एनर्जी जिससे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, और वो किसके बराबर होगा, एच न्यू नॉट, एनर्जी है ना एच न्यू नॉट, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर एनर्जी रिलीज हो जाए, जिस पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, और मिनिमम वेवलेंथ hc बाय लैम्डा जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए। शानदार। आइएगा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो क्या रहा है, हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, हम इंसिडेंट लाइट से एनर्जी भेज रहे हैं, यहां पे वो पिघलाएगा, सख्त था लेकिन पिघलाएगा, और थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी चाहिए, मतलब जैसे दुकानदार के पास जाते हो, वो प्राइस बोलता है कि ठीक है 100 रुपए, आप बोलते हो नहीं नहीं ठीक लगा लो 80 रुपए, तो मिनिमम से मिनिमम उसको बिना नुकसान के वो 80 रुपए में दे सकता है। तो अब मिनिमम कितने रुपए दोगे ताकि वो आपको प्रोडक्ट रिलीज कर दे, 80 रुपए। सो मिनिमम एनर्जी जिससे वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दे। अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। आइए अब समझते हैं यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। आइए, जो हम एनर्जी देते हैं वो कहां कहां इस्तेमाल होता है, पहली बार यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में इस्तेमाल होगा। सो पहला चीज, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, इसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। सो जो हम एनर्जी यहां पे इंसिडेंट एनर्जी डालते हैं वो कहां कहां इस्तेमाल होगा, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो जो बचा हुआ एनर्जी होगा, कुछ एनर्जी तो खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में, जो बचा हुआ एनर्जी होगा उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे देगा। ठीक है ना, पहले क्या करेगा, एनर्जी आएगा, यहां से एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और जो बचा हुआ एनर्जी रहेगा दैट विल गिव द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी दो तरह से, मतलब एनर्जी दो तरह से काम आ रहा है। इंसिडेंट एनर्जी कहां कहां काम आया है, सर वर्क फंक्शन में मिनिमम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, और एक बार इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो बची हुई एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी मैक्स, बची हुई एनर्जी से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ले लेगा। चलिए नेक्स्ट, अब EI को अपन क्या लिख सकते हैं, सर EI इज नथिंग बट h न्यू I, और फाई नॉट क्या, फाई क्या होता है h न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो आपको यहां से बेटा काइनेटिक hc अपॉन लैम्डा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, hc अपॉन लैम्डा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आइए, तो ये आपको समझ आया कि इंसिडेंट एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के काम आएगा, फिर आपको इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी देने के काम में आएगा। अब जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आइए क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है, बोल देगा कि आपके पास वर्क फंक्शन दिया गया है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल सही, फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बेटा यहां पे लैम्डा नॉट पूछा गया है, एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा ke max कह रहा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ इतना एनर्जी एक्स्ट्रा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपके पास बेटा ये दोनों पूछे गए हैं, आपको दिया क्या गया है बेटा, फाई दे दिया गया है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपके सामने बेटा इंसिडेंट एनर्जी दे दी गई है, ठीक है ना। फाई नॉट और इंसिडेंट एनर्जी से ऑब्वियस है कि हम यहां पे क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा नॉट और काइनेटिक एनर्जी दोनों निकाल सकते हैं। देखिए आप इंसिडेंट एनर्जी निकाल सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में hc की वैल्यू दी गई है, और बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉरी लैम्डा की वैल्यू भी दी गई है, तो करो 12,400 अपॉन 300 करो, तो यहां से दोनों जीरो से 124 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 40, 3 चौका 12, कुछ लगभग बेटा 40 के अप्रॉक्स आ जाएगा क्या, फाई दिया गया है, तो फाई इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा नॉट से आपके पास फटाफट से लैम्डा नॉट आ गया, ठीक है ना। फाई इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा नॉट, और वो 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो बेटा आपके सामने फटाफट से लैम्डा जो है, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो फटाफट से आ गया, यहां से देख लीजिए 4000, ठीक है ना, इसको 3 मान लिया तो सीधा सीधा बेटा आपके सामने चलो 4000 का अप्रॉक्स आ गया। अब आते हैं मेरे दोस्त काइनेटिक एनर्जी मैक्स, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस ke मैक्स, तो ke मैक्स क्या करोगे, इंसिडेंट एनर्जी दिया गया है
12400 अपॉन लेमडा दिया गया है, समझ रहे हो ना? यस, इंसिडेंट एनर्जी क्या हो जाएगा, hc अपॉन लेमडा आई, तो hc अपॉन लेमडा आई कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स आप सीधा कर दीजिए माइनस करके, जो मैंने अभी बताया ना काइनेटिक EI माइनस 5 करोगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको एक एक करके सॉल्व करना है। वर्क फंक्शन दिया था तो वहां से थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो निकालना चाहो निकाल लो यहां से। उसके बाद कह रहे काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में अपने को ये पता होना चाहिए, उसके लिए लेमडा दिया गया hc अपॉन लेमडा, उसके बाद फाई अपने को निकल चुका है, दिया हुआ है आंसर में, तो दिस माइनस दिस करोगे तो बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकल आएगा। मुझे लगता है यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे लगता है यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए आ जाते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल पे। कम ऑन लेट्स डू दिस बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर्स एटॉमिक मॉडल में आप जो भी पढ़ते हो वो यूजलेस है, केवल अगर रेडियस के, टाइम पीरियड के, वेलोसिटी के, एनर्जी के फॉर्मूले याद है तो आपके सवाल हो जाएंगे। अपन वही करने वाले हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर सवाल करके देख लेना, सवाल ऐसे ही आते हैं। आइए ये सब छोड़ दीजिए, रेडियस की वैल्यू सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले देखो कि तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड होता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए हीलियम प्लस, लिथियम 2, बेरिलियम 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होगा। और दूसरा क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे बेस्ड है, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए कि सर 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z करोगे, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपके पास दी गई है, 10 की पावर -10, वहां पे 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, डायरेक्टली आपको ये पूछा जाता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। यहां पे आइए, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। आइए, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। कम ऑन यहां पे आते हैं। अच्छा करिए। कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अरे यार बड़ा सिंपल है, रेडियस क्या होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। कर सकते हैं क्या, ये एंगस्ट्रॉम में रेडियस आएगा और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो यहां से आप 0. अच्छा हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो z तो 1 हो गया, हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो z इज इक्वल टू 1, तो 0.529 इंटू अगर n इज इक्वल टू 1 में निकालना है तो n इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, अगर n इज इक्वल टू 2 में निकालना है तो 0.529 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4, अगर n इज इक्वल टू 3 में निकालना है 0.529 इंटू 3 स्क्वायर दैट मींस 9, n इज इक्वल टू 4 में निकालना है तो यह आ जाएगा 0.529 इंटू 16। कोई दिक्कत है क्या? 0.529 इंटू n स्क्वायर, एंगस्ट्रॉम करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सामने सामने करते जाइए, यहां पे तो सीधा सीधा आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये कुछ 4 टाइम्स जा रहा है तो दैट इज कमिंग टू बी कम से कम से 20-21 के 5 का 20-21 तो 2.116 एंगस्ट्रॉम आ रहा है आपके पास। पहला कैलकुलेशन ये हो गया। 9×5 = 45 4.6 के आसपास आ रहा होगा तो दोस्तों ये 4.701 एंगस्ट्रॉम है। ये देखिएगा 16×80 8 समथिंग आ रहा होगा 8.404। तो आपके सामने सिंपल है रेडियस निकालने का फॉर्मूला। z की वैल्यू हमने हर जगह 1 रख दी क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ He+। रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, थर्ड एंड फोर्थ रेशियो ऑफ। देखिएगा रेडियस क्या होता है, आप हवा में करिए, देखिए 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है, थर्ड और फिफ्थ के लिए। तो आपको इसमें चेंज क्या होगा, केवल n ही तो चेंज होगा, n की जगह कभी 3 स्क्वायर आएगा, दूसरे में n की जगह 5 स्क्वायर आएगा, समझ रहे हो ना। 529 रेशियो निकालना है तो 529 से 529 कट जाएगा, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z में z भी तो फिक्स है, लिथियम हीलियम का z क्या है, फिक्स है, दोनों जगह हीलियम है, z फिक्स है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर रेशियो आ जाएगा, 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर आ जाएगा, दैट मींस 9/25 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे ये अगर इसको हम हवा में करने की कोशिश करेंगे, पहले सोचिए थोड़ा सा इस पे, हाँ पहले सोचिए इस पे। देखिए रेडियस रेशियो ऑफ
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात किया है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात किया है लिथियम +2 का, तो दोनों में Z की वैल्यू सेम हो गई, 0.529 ऑलरेडी सेम है, कट जाएगा। तो देखिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n की वैल्यू 3, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n की वैल्यू 2। तो जो आपके सामने रेडियस रेशियो आएगा वो क्या आएगा, n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, दैट मींस आ जाएगा 9 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा 3 स्क्वायर, 9 स्क्वायर क्यों करेंगे बेटा, 3 स्क्वायर 9 आएगा एक्चुअली, 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, 9 अपॉन 4 स्क्वायर भी नहीं करेंगे यार, 2 स्क्वायर आएगा, गजब करते हो, n स्क्वायर है ना, 9 अपॉन 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रेडियस निकाल लिया, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। आइए, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अगर आपके पास जूल में पूछा है तो कई लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके जूल कन्वर्ट करोगे। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप सीधा सीधा जूल की एक वैल्यू दिमाग में रख लो, Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर से मल्टीप्लाई ही तो करना है, -21.6 या फिर -21.7 ले लो आप, -29.69 इंटू 10⁻⁻19 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। रेडियस में n स्क्वायर अपॉन Z है, एनर्जी में Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है, ये जूल पर एटम की बात की गई है। लेकिन अगर मैं यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करूं तो -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, क्लियर है। अब आते हैं आपके स्क्रीन पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अब आइए आपके पास स्क्रीन पे आ जाता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ये तो टोटल एनर्जी है। व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी, ये दोनों के दोनों टोटल एनर्जी की बात की है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू K इंटू ZE स्क्वायर अपॉन 2R। यहां पे आ जाता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, इसी का माइनस लेकिन 2 यहां नहीं है, इसी का माइनस लेकिन 2 यहां नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आया होगा, काइनेटिक एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो आया होगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं क्या। और अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और काइनेटिक एनर्जी में -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल एनर्जी आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा, तो सर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में 2 टाइम्स टोटल एनर्जी करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आ गया। अब वहीं पे मैं हाइड्रोजन के लिए ये बात कर लेता हूं, एनर्जी हाइड्रोजन क्या किसी के लिए बात कर लेता हूं, आ जाओ। हाँ वैसे हाइड्रोजन के लिए करेंगे, आ जाओ। एनर्जी क्या होता है, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। n की वैल्यू 1 रखो, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो -13.6, n की वैल्यू 2 रखो -3.4। ये बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं और इसकी वैल्यूज डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और इसकी एनर्जीज डायरेक्ट याद होनी चाहिए। आपके पास 4 तक याद हो जाए तो मैक्सिमम है, यहीं तक सवाल आएंगे। सो -13.6 सबसे पहले, फिर -3.4, -1.5, -0.85 माइनस, दैट्स इट। ये n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 तक की एनर्जी होगी, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 तक की एनर्जी हो गई। नेक्स्ट अब आते हैं आपके सामने एनर्जी लेवल क्या है। वो डायरेक्ट वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए कि एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1 में इतनी है, n इक्वल टू 2 में इतना है, 3 में इतना है, 4 में इतना है, 5 में इतना है। अब आते हैं आपके सामने एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल। 2 एनर्जी लेवल दिया गया है, उसके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा, आइए उसका डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ n1, 2 एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस है -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर करते हैं। अब 2 एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, इसलिए 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर, n2 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर, 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये आ गया सर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम, टू एनर्जी लेवल्स, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल्स।
नेक्स्ट आपके पास आता है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ लिथियम +2 एटम फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। कम ऑन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ लिथियम +2 एटम फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। लिथियम +2 की एनर्जी करनी है फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आइए, ये क्या लिथियम +2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है, बोर्स वाला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n²। तो -13.6 इंटू लिथियम की वैल्यू Z क्या है, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3 मतलब ये हो जाएगा 9/n क्या है बेटा यहां पे, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 3, तो 3² दैट मींस 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास एनर्जी आएगी वो आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आपकी एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हीलियम प्लस फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो देखिएगा -13.6 से -13.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो है। फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू n इक्वल टू 2, सेकेंड के लिए n इक्वल टू 3। तो देखिएगा हीलियम प्लस की बात हो रही है, इसका मतलब Z² भी कॉमन है, तो इसका मतलब रेशियो में क्या आएगा 1/n1² ठीक है ना, 1/n2/1/n2²। तो क्या आंसर आपके सामने 9/4 आ जाएगा क्या आपके सामने आंसर 9/4 आ जाएगा क्या? रेशियो निकालना है, क्या आपके सामने 9/4? बिल्कुल सही है, आपने बारिश कर दी बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर्स की बारिश हो गई। आइए, पोटेंशियल एनर्जी बेटा दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी ये है, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड द ऑर्बिट वेयर इट एग्जिस्ट एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस था? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस था? कम ऑन, बड़े सिंपल तरीके से आपको पता है कि सर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो सर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आपके पास ये है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। सिंपल आप कर सकते हो, आपके सामने आ जाएगा। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है? टोटल एनर्जी, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से जो काइनेटिक एनर्जी आया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। हाँ 3.4, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये आ जाएगा -3.4/2 करके, मतलब 6.8/2 कर लोगे, आपके सामने 3.4 का अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बेटा? बेटा काइनेटिक एनर्जी तो आपका 3.4 आएगा, माइनस लिखने वालों थोड़ा सतर्क हो जाइए, माइनस नहीं आएगा, 3.4 आएगा। टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी? तो सर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस -3.4, ये 3 है बेटा, -3.4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब कह रहा है कि सर आपको टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड ऑर्बिट का नंबर भी बताना है, n भी बताना है, n भी बताना है। तो ये क्या होगा कि सर जो आपके सामने टोटल एनर्जी होती है -3.4 इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n²। समझ गए? तो ये Z की वैल्यू क्या है? हाइड्रोजन एटम है, 1 हो जाएगा। n यहां से निकाल लो, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से आपके पास n² आ जाएगा आपके सामने, n² इज इक्वल टू 13.6/3.4, लगभग 4 आ जाएगा बेटा, लगभग 3 चौका 12, 3 इंटू 4 12 के अप्रॉक्स 3.4 इंटू, तो बेटा n² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। n की वैल्यू सीधा वहां से 2 निकल के आ जाएगी, n² इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है क्या? ओके, अब आपके सामने रेडियस निकाल देते हैं। तो सर रेडियस बड़ा सिंपल है, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z। 0.529 आपको n² अपने को पता है 4, और Z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम है 1 हो जाएगी, सीधा आंसर आ जाएगा बेटा 2.116, 5 का 20 एंगस्ट्रॉम में आएगा रेडियस। ठीक है ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, सो आपके सामने स्क्रीन पे ये इस तरह से क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। चलिए, वेलोसिटी क्या होता है? तो 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड में आएगा Z/n। n²/z होता है, और यहां पे बेटा सब एनर्जी में Z²/n² होता है, और यहां पे सीधा Z/n हो जाता है। आइए, टोटल एनर्जी दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये तो पूछ लिया, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन। आइए टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है?
तो वेलोसिटी आपने देख लिया, टाइम पीरियड क्या होता है? सो टाइम पीरियड इज 1.52 इंटू 10 की पावर -16 इंटू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। ये अलग से ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में नहीं है, सवाल आया है। सो टाइम पीरियड क्या है आपके सामने? ये वैल्यू इंटू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। ये वैल्यू की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर याद रखिए। सेकंड, टाइम जो आएगा वो सेकंड में आएगा। यहां पे आइए, टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। आइए, रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3। रेडियस रेशियो है सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3। कम ऑन, रेडियस का रेशियो निकालना है, कैसे करोगे? तो रेडियस के रेशियो में आप देख पा रहे हो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा हीलियम +2 का एन स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन बेरिलियम +3 का एन स्क्वायर अपॉन जेड करें। यहां पे आइए, सेकंड ऑर्बिट के लिए एन क्या होगा बेटा? 4, एन की वैल्यू 2 है ना, तो 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। हीलियम का जेड रखोगे यहां पे, अच्छा यहां पे सीधा सीधा वो होगा, तो एक मिनट चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। जेड की वैल्यू आ गई 2 और यहां पे 4। यहां पे आ जाइए दोस्त n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन एन स्क्वायर अपॉन जेड। रेशियो लोगे आपके सामने 8/9, रेशियो लोगे आपके सामने 8/9, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो लोगे आपके सामने 8/9, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ जाता है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। अरे बड़ा सिंपल है, फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी दे दिया गया है, तो थर्ड ऑर्बिट का वेलोसिटी लिथियम +2 में पूछ रहा है। देखिए आपके सामने हाइड्रोजन और लिथियम +2, ठीक है, इसका वेलोसिटी v दे रखा है फर्स्ट ऑर्बिट का, दैट मींस z इज इक्वल टू 1 है और n भी 1 है, तो इसका वेलोसिटी आ रहा है आपके सामने v, ठीक है ना। और v1/v2 कर लोगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा उसके टर्म्स में, दैट इज v इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, v2 इज इक्वल टू v आ जाएगा। 3v कैसे आएगा बेटा? 3 और 3 कैंसिल होंगे ना, v2 इज इक्वल टू v आ जाएगा। ए ऑप्शन आएगा बेटा, यहां पे देख लीजिए आप सामने। रेशियो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन दिया है, वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट में पूछा गया है आपके सामने, सब कुछ n और z रखिए तो सही, और v1/v2 कर दीजिए। z/n होता है तो z1/z2 इंटू n2/n1 करेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जैसे ही किया आपके सामने आंसर आ गया, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस, दोनों का रेडियस r और 4r है। टाइम टेकन ऑफ द, अरे बेटा टाइम टेकन पूछ रहा है, n³/z², n1³ इंटू z2² z1 स्क्वायर। आइए यहां पे लेकिन एक z एक ही है, z एक ही है, तो z का n1³/n2³। अच्छा रेडियस, इन एन एटम रेडियस पूछ रहा है या टाइम टेकन पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। रेशियो ऑफ टाइम टेकन पूछ रहा है, रेडियस क्यों निकाला? अच्छा टाइम टेकन, रेडियस का भी बता दिया और इन्होंने यहां पे बता दिया, टाइम का भी बता दिया। आइए रेडियस रेशियो से आपको n1/n2 में, ओके फाइन, और वहां पे आपको n1³/n2³ भी तो करना है, 8/1। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। ज्यादा सिंपल वे में ये है, आप सिंपल r n और n अलग अलग में निकाल रहा था तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो सीधा रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो ही तो पुट करना है, उसका क्यू भी तो करना है, 8/1, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। देखिएगा अगर किसी भी n इज इक्वल टू इनफिनिटी से कोई भी लाइन अगर n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, उसको हम लाइमैन सीरीज का लाइन बोलते हैं। n इज इक्वल टू 2 से भी 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, 7 से 1, ये लाइमैन सीरीज हो गया। नेक्स्ट अगर आपके सामने कहीं से भी आ रहा है लेकिन n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, तो दैट इज बामर सीरीज। n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है, बास्टियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फॉन्ट सीरीज, हम्फ्री सीरीज, ठीक है ना। ये दोनों आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, देख लीजिए एक बार। यहां पे आइए, अगर लोअर की वैल्यू 1 है, हायर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लोअर की वैल्यू 2 है, हायर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लोअर की वैल्यू 3 है, हायर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लोअर कुछ भी का मतलब इससे बड़ा, इससे बड़ा, और इससे ये है, इससे बड़ा, ये है और इससे बड़ा। तो लाइमन, पास्चर, बामन, ब्रैकेट, फॉन्ट, हम्फ्री। अब आइए नंबर ऑफ लाइंस पूछता है कि लाइमन सीरीज में n इज इक्वल टू 4 से अगर लाइमन सीरीज में आ रहे हैं तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा, n इज इक्वल टू 5 से अगर ब्रैकेट सीरीज में आ रहे हैं तो सॉरी तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा, n इज इक्वल टू 4 से अगर मैं बामर पे जा रहा हूं तो लाइमन सीरीज क्या होगा। तो देखिएगा
हायर वाला -1, N2 -1। यहां पे करने के लिए बामर के लिए N2 -2, बस हायर माइनस लोअर वाला एनर्जी लेवल माइनस करना है। हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल करोगे, नंबर ऑफ लाइंस आपके सामने कैलकुलेट हो जाएगी। हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल आपके सामने निकल आएगा। अब आते हैं रीजन क्या है। तो देखिए ये जो लाइमन और बामर है, लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है और बामर जो है वो विजिबल रीजन में आता है। लाइमन जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है और बामर जो है वो विजिबल रीजन में आता है, और बाद बाकी सारे के सारे इंफ्रारेड आते हैं। ठीक है, इसमें भी ये फार इंफ्रारेड में आता है। चलिए, तो यहां से बेटा हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम आपका हुआ। नंबर ऑफ लाइंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस विजिबल रीजन के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इन सब को एनसीईआरटी इंफ्रारेड ही कैलकुलेट करता है, फार और नियर वाला नहीं आता है आंसर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम कह रहा है कि अगर दो लाइंस हैं, जैसे कह देगा n = 4 से n = 2 में आ रहे हो, तो कितने नंबर ऑफ लाइंस आएंगे। ठीक है, तो n = 4 से n = 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम कैसे आएगा, n2 - n1 into n2 - n1 + 1/2। यहां से टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकल आएगा स्पेक्ट्रम के अंदर। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम कैसे आएगा, n2 - n1 into n2 - n1 + 1 डिवाइड बाय 2 कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम आ जाएगा। नेक्स्ट, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 7 to 1 ऑर्बिट by transition in multi steps, then find out the total number of lines। यहां पे दोस्त आपके पास n2 दे दिया गया, n1 दे दिया गया, कैलकुलेट करिए। n2 - n1 into n2 - n1 + 1 डिवाइड बाय 2, तो n2 - n1 करोगे 6 into n2 - n1 + 1 करोगे 7 डिवाइड बाय 2 करोगे 21 आंसर आ जाएगा। So there are 21 lines that will go from 7 to, अब 7 से 6 जा सकता है, 7 से 5 जाएगा, 7 से 4 जाएगा, 7 से 3 जाएगा, 7 से 2 जाएगा, 7 से 1, एक बार 7 से 2, मतलब बहुत सारे लाइंस का कॉम्बिनेशन आपके पास 21 आ जाएगा। आइए, 4 ऑप्शन है, कम ऑन करिए। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6 to 3rd ऑर्बिट। 6 से बेटा 3rd ऑर्बिट पे हमारे पास आ रहा है। फाइंड आउट द फॉलोइंग स्टेप्स, कम ऑन बताइए, पूरा स्टेप्स बताइए। तो यहां पे आप देखते हैं कि दोस्त आपके पास, अच्छा सब में आपको बताना है एक एक करके। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम बताइए, पहला बताइए। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6 to 3rd ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टीपल स्टेप्स। बहुत सारे स्टेप्स में आ रहा है, दैट मींस n2 - n1 into n2 - n1 + 1। बहुत सारे स्टेप्स में आ रहा है, तो सिंपल n2 - n1 into n2 - n1 + 1 कर दोगे। ठीक है ना, तो यहां पे आ जाएगा 6 - 3 3 into 4/12 2, तो आ जाएगा 6। मल्टीपल स्टेप्स का मतलब है n2 - n1 into n2 - n1 + 1/2। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन अल्ट्रावायलेट रीजन, मतलब वो कहां आ रहा है सर, लाइमन सीरीज में आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रीजन में आ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस कितना आएगा, n2 - 1, तो 6 - 1 दैट मींस 5 आ जाएगा। यहां पे सीधा 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन गलत हो गया आपका आंसर। जैसे आपने ये किया, आपके पास आंसर गलत हो गया। ये कह रहा है 5 आ रहा है ना आप सब लोगों के, अच्छा 0, अच्छा चलो समझ गए आप लोग। अरे बेटा ये बेवकूफ बनाया है, कह रहा कि 6 से 3rd ऑर्बिट पर ही जा रहा है। लाइमन के लिए 1st ऑर्बिट तक जाना तो चाहिए, तो लाइमन में बेटा एक भी एनर्जी नहीं जाएगी, एक भी स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं जाएगा। उसी तरह n = 3 पे जा रहा है, दैट मींस बामर में तो आए नहीं, n = 2 में आए नहीं, दैट मींस 0। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड, कम ऑन। तो अगर मैं पाश्चियन सीरीज की निकालूं, पाश्चियन फिर ब्रैकेट और फिर फंड, ठीक है, पाश्चियन ब्रैकेट और फिर फंड। तो पाश्चियन के लिए कैसे निकालोगे, n2 - 3, ब्रैकेट के लिए n2 - 4, और इसके लिए तो आ जाएगा 6, टोटल = 6, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। नाउ इट इज रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला ये आता है आपके सामने कि -13.6 into Z²/N2², आपके सामने सीधा रिडबर्ग फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, आप सोचो इससे भी डायरेक्ट फॉर्मूला, ये कुछ गलत लिखा है ना, हाँ ये सीधा आपको ये ध्यान रखना है। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है।
ये सीधा आपको ये लिखना है मेरे दोस्त, यहां पे सीधा आपको ये लिखना है कि रिडबर्ग फॉर्मूला में, ये सब ध्यान मत दीजिए, आइए सीधा सीधा आएगा कि 1 अपॉन लेमडा या फिर न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो आर आता है वो क्या चीज है, वो आता है 13.6 अपॉन hc। ये जो रिडबर्ग फॉर्मूला आता है वो आता है 13.6 इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू स्पीड ऑफ लाइट। 1 अपॉन लेमडा न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये रिडबर्ग फॉर्मूला आता है। यहां पे ये सिंपल कैलकुलेशन में आर की वैल्यू देख लीजिए आप सेंटीमीटर इनवर्स में, ये डायरेक्टली 109700 रखते हैं, 109700 सेंटीमीटर इनवर्स, 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। 1 अपॉन आर की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो 1 अपॉन आर की वैल्यू 9124 एंगस्ट्रॉम, 9124 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। बोलिए फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज के लिए कैसे करोगे? फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज वेवलेंथ निकालना है, 1 अपॉन लेमडा निकालिए, फिर लेमडा निकालिए। चल देखिए आपके सामने सीधा सीधा 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर कर दोगे। चलिए आर की वैल्यू रखिए सेंटीमीटर इनवर्स में, जेड रखिए हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है। बामर सीरीज का मतलब आपके सामने फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो देखिएगा n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में आना, यही तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज है, यही तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज है। तो दोस्त आपके सामने क्या हो जाएगा, r इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5r अपॉन 36। 1 अपॉन लेमडा आ जाएगा आपके सामने 5r अपॉन 36। यहां से आप लेमडा निकाल सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू 36 अपॉन 5r। लेमडा निकाल सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू 36 अपॉन 5r, और आप सीधा सीधा r की वैल्यूज रखिए, यहां पे लेमडा निकल जाएगा। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लास्ट लाइन सर n1 की वैल्यू 1 लाइमन है ना, और n2 की वैल्यू इंफिनिटी बेटा, n2 की वैल्यू इंफिनिटी, लास्ट लाइन आएगा इंफिनिटी से ही तो आएगा। आप सिंपल यहां पे वो निकालिए, लेमडा निकालिए, फिर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ठीक है ना, रिडबर्ग फॉर्मूला लगाइए, रिडबर्ग फॉर्मूला से आपके सामने 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। नेक्स्ट, आपके सामने कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस। नेक्स्ट आइए, अब आता है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। आइए डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिएगा बड़ा सिंपल है कि नेचर ऑफ द लाइट जो है वो दोनों ही होता है, पार्टिकल और वेव नेचर। ठीक है, दिस डुअल बिहेवियर शुड बी ट्रू फॉर मैटर ऑल्सो, ये कहते हैं डी ब्रॉगली, कि लाइट जैसे आपका डुअल बिहेवियर शो करता है, वेव भी पार्टिकल भी, तो मैटर भी हमारा डुअल बिहेवियर शो करेगा, ये कहना था किसका, डी ब्रॉगली का। तो वेवलेंथ लेमडा ऑफ मैटर पार्टिकल इज इक्वल टू 1 अपॉन मोमेंटम, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोमेंटम, ये किसका कहना था, डी ब्रॉगली का। अब यहां पे आइए, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा, कहां गया, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन mv, मोमेंटम इज 1 अपॉन mv, मोमेंटम इज nv। ठीक, अब आइए, अब काइनेटिक एनर्जी का मैं रिलेशन निकाल रहा हूं। ठीक है ना, आप इसी को अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv, या फिर आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए, आपके सामने आता है काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रॉगली हमें मिक्स करना है। आइए, काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं, ठीक है, हमें वहां पे क्या है, h अपॉन mv, तो क्या मैं v यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, तो v कैलकुलेट किया 2ke अपॉन m, और वहां v की जगह हम रख दे रहे हैं लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv में v की जगह वहां रख दिया, ये देखिए रख दिया n इंटू b रख दिया। ये m जब अंदर जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो m से m स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन रहा है 2mke। ये जब m अंदर जाएगा तो m स्क्वायर बन जाएगा, नीचे m बैठा हुआ है, m स्क्वायर m बच जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, या 2 KEM या 2 MKE, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मास दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, वेवलेंथ पूछ रहा है। मास दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी है और वेवलेंथ पूछ रहा है। तो यहां से आप देख सकते हो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहां पे क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -25। ठीक है, आप सीधा सीधा यहां से लेमडा लिख सकते हो, सीधा सीधा यहां से लेमडा लिख सकते हो। ये देखो 3, 6, 54, क्या आ जाएगा 54, 10 की पावर -31 और -25 कितना आएगा, देखिए ये आपके सामने आ रहा है 8, 9, 6, 7 इंटू 10 की पावर -10 मीटर आ रहा है। ठीक है ना, ओके, कम ऑन, ये आ रहा है आपके सामने टोटल आंसर। चलिए, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विथ वेवलेंथ, इतना मास ऑफ फोटोन निकालना है, वेवलेंथ दिया गया है। कैसे निकालोगे, H अपॉन mv करो, कुछ v तो कहां से निकलेगा, मास ऑफ फोटोन। अरे बेटा, लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन mv कर सकते हो क्या, ठीक है ना। हाँ, आपके सामने 6.6 इंटू 10 की पावर -34 दिया गया है, मास आपको पता है कितना फोटोन का, अच्छा मास निकालना है, वेवलेंथ दिया गया है, तो दोस्त 3.6 इंटू 10 की पावर -10 ये मीटर में हो गया। m आपको पता नहीं है, वेलोसिटी फोटोन का वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, तो यहां से आप m निकाल सकते हो, सीधा सीधा कैलकुलेशन आ जाएगा। यहां से आप m निकाल सकते हो, सीधा सीधा कैलकुलेशन आ जाएगा। नाउ वी हैव डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट में कि अगर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाए, वो भी रेस्ट से बाय अप्लाइंग वोल्टेज v, ये भी आपके सवाल है, देख लेना। एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया है फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल, ये आपका थोड़ा फिजिक्स वाला फील आता है यहां पे, बट सवाल आते हैं, अपने को करना है। तो सीधा सीधा अपन लेमडा निकाल सकते हैं 150 अपॉन v अंडर रूट एंगस्ट्रॉम के अंदर, 12.727 150 का अंडर रूट करके ये आएगा अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। अगर चार्ज पार्टिकल है, उसका हमें वेवलेंथ निकालना है, और वो एक्सेलरेट किया गया है इनिशियल मतलब रेस्ट से कुछ पोटेंशियल अप्लाइंग वोल्टेज v, ठीक है ना, कुछ वोल्टेज जो है वो v आ रहा है, उसमें छोड़िए, एक्सेलरेट किया गया है, पोटेंशियल अप्लाइंग वोल्टेज v, रेस्ट से करेंगे तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। अब आते हैं एसोसिएशन ऑफ डी ब्रॉगली विथ बोर्स मॉडल। डी ब्रॉगली का बोर्स मॉडल से क्या एसोसिएशन है, आइए। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपके सामने इंटीग्रल मल्टीपल है h अपॉन 2 पाई के। तो बोर्स मॉडल कहता है कि कितने रेडियस होंगे, अच्छा ये यहां पे 2 पाई r इज इक्वल टू nh अपॉन mv, ये लिख सकते हैं। आइए, अब आपके सामने कह रहा है लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv आ जाएगा, 2 पाई r इज इक्वल टू n लेमडा आ जाएगा। आइए, कह रहा है कि n जो है वो नंबर ऑफ शेल है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में क्या है, नंबर ऑफ शेल्स कितने आ रहे हैं, और नंबर ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ये आ रहा है n। तो आप देखिएगा बोर्स मॉडल कहता है कि n क्या डिनोट करता है, कितने शेल्स बनेंगे एक एटम के अंदर, और डी ब्रॉगली क्या कहता है, सॉरी हाँ, डी ब्रॉगली क्या कहता है, कितने वेव्स बनेगा। सो आप एक डायग्राम देखोगे, एक डायग्राम देखोगे, कुछ इस तरीके से बना होता है, ठीक है ना, और उसके अंदर कुछ इस तरीके से वेव्स दिखाए होते हैं, ये वेव्स दिखाए होंगे। सो बोर के हिसाब से वो नंबर ऑफ शेल है सर्कुलर, बट डी ब्रॉगली के हिसाब से वो नंबर ऑफ वेव्स है बेटा। और वो नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकालते हो, 2 पाई r अपॉन लेमडा करके। और वो कैसे आता है, बोर्स मॉडल और ब्रॉगली को एक साथ, डी ब्रॉगली को एक साथ मर्ज करके। सो अगर नंबर ऑफ वेव्स निकालने हैं कितना आएगा, 2 पाई r अपॉन लेमडा। अगर नंबर ऑफ बोर्स मॉडल में नंबर ऑफ शेल्स निकालने हैं तो 2 पाई r अपॉन लेमडा। नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा है कि भाई साइमल्टेनियसली जो है पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करना पॉसिबल नहीं, एक ही समय पे कुछ ना कुछ एरर आएगा, और वो एरर आता है पोजीशन और मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। पोजीशन और मोमेंटम ग्रेटर देन इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई।
मोमेंटम को क्या लिखते हैं, m इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब आइए यहां पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी आ जाएगा h अपॉन 4 पाई m। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। नेक्स्ट डेल्टा p क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये डायरेक्टली ध्यान रखिए, सीधा सीधा डेल्टा एक्स देके डेल्टा वी पूछता है, डेल्टा वी देके डेल्टा एक्स पूछता है। नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन, किसका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। एक माइक्रोस्कोप है, यूजिंग सुटेबल फोटोन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन विच विद इन अ डिस्टेंस ऑफ इतना दिया गया है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वड इन द मेजरमेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो यहां पे सीधा सीधा लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होता है। ये अनसर्टेनिटी पूछ रहा है, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या यहां पे वेलोसिटी पूछा है, तो बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। m डेल्टा वी को m को नीचे ले आया, आपके सामने डेल्टा v आ गया है, डेल्टा v पूछ रहा है, दैट इज h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा x। आंसर बताओ बताओ बताओ, आंसर बताओ, कम ऑन। 3 कहां से आ रहा है, चलो सीधा सीधा वैल्यू रखो। कैसे क्या क्या रखोगे, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4 पाई। वेरी गुड, पाई की वैल्यू कितनी होती है, चलो कैलकुलेशन के लिए 22.7 रख लो। m दिया गया है, माइक्रोस्कोप सुटेबल फोटोन्स, बेटा फोटोन्स दिया गया है, दैट मींस आपको यहां पे सीधा सीधा m रखना है, मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, 4 पाई m। कोई दिक्कत नहीं है, ला 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 इंटू डेल्टा एक्स 0.1 एंगस्ट्रॉम इंटू 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10, थोड़ा सा इंटू 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो आप पूरा करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी आ जाएगा आपके सामने कैलकुलेशन में। राइट 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 राइट। चलिए क्वांटम नंबर, द लास्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर। आइए क्वांटम नंबर क्या देख लेते कि डिफाइन द पॉसिबल लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। आइए क्वांटम नंबर क्या होता है सर, प्रिंसिपल क्वांटम, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर 4 होते हैं। आइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज और एनर्जी को बताता है, n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है साइज और एनर्जी को बताता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा nth सेल में, n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा, n स्क्वायर। नंबर ऑफ सबसेल्स कितना होगा, n। अब देखिएगा ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, दैट इज n स्क्वायर। नंबर ऑफ सबसेल्स उसके अंदर कितने होंगे, n होंगे। आइए बताते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास n है तो सबसेल s 1 के साथ केवल s होता है, 2 के साथ 2s 2p दोनों होता है, 3 के साथ 3s 3p 3d तीनों होता है, 4 के साथ आपके पास 4s 4p 4d 4f 4 होता है। तो n की वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करती है, कितने सबसेल्स होंगे इसके अंदर। 1 है तो 1 सबसेल, 2 है तो 2 सबसेल, 3 है तो 3 सबसेल, 4 है तो 4 सबसेल, ठीक है। और इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो बेटा n स्क्वायर कर देना। तो इसके अंदर बेटा एक ही ऑर्बिटल होगा, इसके अंदर 4 ऑर्बिटल होगा, इसके अंदर 9 ऑर्बिटल होगा, इसके अंदर 16 ऑर्बिटल होगा। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वांटम नंबर में एंगुलर मोमेंटम का वही एप्लीकेशन है, n की n आ रहा है ना यहाँ पे, तो बेटा mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, यहां से mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। सो n आप निकाल सकते हो 2 पाई r अपॉन लैम्डा करके, ठीक है, 2 पाई r अपॉन लैम्डा करके आप वहां से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, ये तो बस एप्लीकेशन के लिए बताया। आइए एजीमुथल क्वांटम नंबर l, ये 3D शेप बताता है, किसका, ऑर्बिटल का, और ये भी नंबर ऑफ शेल बताएगा। आइए बताते हैं कैसे। वैल्यू ऑफ l जो है वो 0 से n-1 तक वेरी करता है। जैसे n इज इक्वल टू 1 है, 0 से n-1 0, 0 से 1 तक 0 और 1, 0 1 और 2। तो कितने सबसेल है ये बता रहा है, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। जितनी वैल्यूज हैं उतने सबसेल्स आएंगे, n और l की वैल्यू से दिखा सकते हो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल कितना आएगा, सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालोगे, 2 इंटू l प्लस 1 करके, दिस इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकालोगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l इंटू l प्लस 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2l प्लस 1, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इंटू 2l प्लस 1। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट l इंटू l प्लस 1।
ये हो जाएगा आपके सामने क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द शेप एंड ओरिएंटेशन। वैल्यू ऑफ m क्या होगा बेटा, -l से +l तक इंक्लूडिंग 0। वैल्यू ऑफ m आप देख लीजिए -m से +m तक इंक्लूडिंग 0 आपके सामने क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे। दिस इज 0 -1 0 1 -2 -1 0 +1 +2। यहां पे ये वैल्यू ऑफ आपके सामने m आ जाता है जो रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। क्वांटम नंबर के बाद लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है दोस्त, s से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर +1 और -1, +½ और -½ ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। दोनों ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन के ऑर्बिटल को रख सकता है इस तरीके से। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √s × s+1 h/2π, √s × s+1 h/2π। और यहां पे वो h/2π को h कट करके लिखते हैं ना, दैट इज h/2π करके लिख सकते हैं आप सीधा सीधा। क्वांटम नंबर के बाद व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अरे सिंपल है, n = 3 के साथ कितने ऑर्बिटल होंगे, n = 3 के साथ कितने ऑर्बिटल होंगे सर, 3s 3p 3d, n = 3, 3 के साथ 3 ऑर्बिटल होंगे। सॉरी ऑर्बिटल पूछ रहे क्या, ये शब्द से है, ऑर्बिटल है तो इंटू 2 कर दो, दैट मींस 6 आ जाएगा। ऑर्बिटल पूछ रहा है तो आपके सामने 6 आ जाएगा, वरना व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एक मिनट, n = 3, फिर से निकालिए, तनी दिमाग कहां चल रहा है। हाँ, n = 3 में क्या क्या होगा बेटा आपके सामने, देखिए l की वैल्यू निकालिए, l = 0 आएगा, ठीक है क्या, n = 3 में बेटा l = 0 आएगा, l = 1 भी आ सकता है, l = 2 भी आ सकता है। अच्छा, l = 0 में कितने आपके पास ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो देखिए l = 0 में तो कोई नहीं होगा। यहां पे आइए, m की वैल्यू -1 0 1, माइनस l से l होता है ना इंक्लूडिंग 0, तो -1 0 और फिर आपके सामने आ जाएगा 1। इसमें कितना आएगा, -2, इसमें आएगा -1, इसमें आएगा 0, इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 2, -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, कितने आ गए आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहां से 9, तो टोटल ऑर्बिटल्स आपके सामने यहां से आ जाएगा 9 विल बी, ठीक है 9 विल बी द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कूल। नेक्स्ट आपके सामने आएगा यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। अरे बेटा 2 और 1, ये क्या n2 दिखाएगा, L1 किसको दिखाता है, p 2p। यहां पे n = 4, ये हो जाएगा s, हो जाएगा 5, तो spd 0 1 2 3 5f है बेटा, ये 5f, और यहां पे आ जाएगा सर आपके सामने 0 1 2 spd 3d। समझ गए, तो यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास आता है रूल्स फॉर फिलिंग ऑर्बिटल्स, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। आइए, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये लास्ट होता है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, कहता है कि भाई आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। यहां पे जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो इंक्रीजिंग एनर्जी के लेवल पे n+l रूल के लेवल पे आप भरोगे इलेक्ट्रॉन्स को। यहां पे देखो आपके सामने ऑर्बिटल है, n की वैल्यू, l की वैल्यू, n और l की वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप भरते हो, n और l के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप भरते हो। अगर n+l की वैल्यू सेम है तो लोअर वैल्यू ऑफ n को पहले प्रेफरेंस मिलता है, फिर हायर वैल्यू ऑफ n। अगर n की वैल्यू सेम है तो लोअर फिर हायर, लोअर फिर हायर फिर हाईएस्ट, ठीक है ना। तो n+l की वैल्यू से आप इलेक्ट्रॉन्स को भरना सीख जाते हो। यहां पे आइए, लोएस्ट n+n वैल्यू फिल्ड फर्स्ट, और n+l सेम है तो लोएस्ट n को जाएंगे। रूल्स फॉर फिलिंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम चारों क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। कैसे, आइए बता देते हैं। ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। आप सामने यहां पे आइएगा, मैं सबका लिख के आपको बताता हूं। आइए, जैसे इसका सबसे पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिखते हैं, तो n अलग अलग है, सबका n अलग है, देख लो, ठीक है। यहां पे 2 और 2 आ रहा है, अभी देख लेना। s देख लीजिए, 0 0 1 1 0 2 0 2 1, सबके अलग अलग हो गए। m
लिखोगे तो इसका 0 होगा, इसका भी m0, इसका -1 0 1 कुछ भी हो सकता है तीनों में से। अब आइए, ये प्लस हाफ है माइनस हाफ है, प्लस हाफ माइनस हाफ, ये प्लस हाफ और दोनों ही प्लस हाफ है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। अब यही कहता है आपके सामने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता। 100 प्लस हाफ, 100 माइनस हाफ है, दैट मींस चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट है। 200 प्लस हाफ, वहां पे 200 माइनस हाफ हो जाएगा, डिफरेंट है। यहां पे देखिएगा 2 1 प्लस 1 और हाफ, 2 1 प्लस 1 माइनस हाफ, या फिर 2 1 0 हाफ, 2 1 0 मतलब प्लस हाफ। आप समझ रहे हैं, सबके अलग अलग होंगे, 2 1 माइनस 1 हाफ, 2 1 0 हाफ। तो ऑल 4 क्वांटम नंबर शुड बी डिफरेंट। इसके लिए सबके अपोजिट स्पिन होने चाहिए, अपोजिट स्पिन होने चाहिए एक ही ऑर्बिटल में, ठीक है। और हुंड्स रूल ये कहता है कि सबसे पहले दोस्त अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले जब तक पेयरिंग नहीं करोगे तब तक सबसे पहले मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ना आ जाए। हुंड्स रूल ये कहता है कि सबसे पहले सिंगली ऑक्युपाइड होगा, फिर डबली ऑक्युपाइड होगा। इससे आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है उसी की तरह हम काम करते हैं। तो दोस्त सिंगली ऑक्युपाइड में मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आती है, इसलिए हम पहले सिंगली ऑक्युपाइड करते हैं, फिर डबली ऑक्युपाइड करते हैं। ये होता है आपके सामने हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब चलिए आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं। अनाउंसमेंट ये है कि दोस्त अगर आप 2022 या 2023 में अगर आपके कोई जूनियर पढ़ना चाहता है 2022 या 2023 में, तो दोस्त एक ड्रॉपर बैच या फिर जो 12th में है वो वाला बैच, या फिर जो 11th में है जो 2023 के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो सारी बैचेस, एक बैच अनाउंस कर रहा हूं मैं, बाहुबली हाइब्रिड बैच। एक बैच अनाउंस कर रहा हूं मैं, आप उनको रिकमेंड जरूर कर देना, बाहुबली हाइब्रिड बैच, ठीक है ना। बाहुबली हाइब्रिड बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, आइए बाहुबली हाइब्रिड बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। तो दोस्त बाहुबली हाइब्रिड बैच में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज मिलती है। पहली बार आपको वो नोट्स मिलेगा, वो भी आपको फिजिकल नोट्स, मतलब आपके घर पे पहली बार फिजिकल नोट्स मिलेगा। दूसरी बात मेरे दोस्त, यहां पे डाउट मेंटरशिप भी होता है, ठीक है ना, यस, डाउट भी रिमूवल होता है। उसके बाद दोस्त 1-to-1 आपके पास मेंटरशिप होता है, 1-to-1 मेंटरशिप, पर्सनल केयर एंड इंडिविजुअल गाइडेंस जिसको हम बोलते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप में वही आता है, पर्सनल केयर एंड, आपको पर्सनली आपकी तैयारी कराएंगे, ठीक है ना, पर्सनल कोच आपको देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। और ये सब चीजें करने के बाद तो मैं पहला हूंगा जो आपको ईयरली प्लानर एक साथ दे दूंगा। मैं पहला हूंगा जो ईयरली टेस्ट प्लानर आपको एक साथ दे दूंगा। मैं पहला हूंगा जो आपको टाइम टू टाइम दोस्त ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का भी अवेलेबल कराता रहूंगा। मैं पहला हूंगा जो ये सब करा रहा हूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट मैक्सिमम आउट ऑफ यू, आई वॉन्ट यू टू बी सिलेक्टेड। और जो बाहुबली हाइब्रिड बैच है दोस्त, इसमें ऑल इंडिया रैंक्स जनरेट करने हैं और इसमें टॉप 1000 बच्चे ही आएंगे। तो जो पहले आ गए बस उन्हीं को लाएंगे और किसी को नहीं लेंगे। पहले आ गए फिर उनको लेंगे और उनसे हम थोड़ा मेहनत ज्यादा कराऊंगा, विल वर्क हार्डर, हम ज्यादा वर्क हार्ड करेंगे और फिर दोस्त हम वहां से आपको उसमें ऑल इंडिया रैंक्स लेके आएंगे। आपने ऑल इंडिया रैंक्स ऑलरेडी अच्छे आए हैं, बट इस बार बल्क में चाहिए। और बेटे रुझान आने चालू हो गए हैं। वो होता है ना पॉलिटिक्स में, जैसे चुनाव होता है, काउंटिंग होती है, तो न्यूज पे वाले ऐसे बोलते हैं कि रुझान आने चालू हो गए हैं, यहाँ पे ये पार्टी लीडिंग है, वो पार्टी लीडिंग है, समथिंग लाइक दैट। तो अपने पास भी रुझान आने चालू हो गए हैं। गुजरात सीईटी के मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड, आई गॉट 50 से 60 प्लस रिजल्ट्स। मतलब एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक शहर का एक एग्जाम में एक सिंगल टीचर के गाइडेंस वाले बच्चे जो हैं वो फोड़, बेटा 120 में से आपको पता है 113, 115 सब में फोड़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में। मतलब चैनल का कमाल ही अलग है बेटा, कमाल ही अलग है, मतलब दिस समथिंग डिफरेंट। और रुझान आने चालू हो गए, तो मतलब गुजरात सीटी से हम चालू कर चुके हैं रुझान आना। अब ये चालू करेंगे हम कहां तक, नीट तक जाके फाइनल विनर हम ही होंगे बेटे, सत्ता में हम ही आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। सो दिस चैनल एंड द टीचर्स ऑफ दिस चैनल, इससे ज्यादा डेडिकेशन कहीं देखा है क्या, है ना, इससे ज्यादा डेडिकेशन कहीं देखा है क्या। वादा करते हैं, निभाते हैं, बोलते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कराएंगे। ये नहीं कि बेटा छोड़ दिया, कुछ नया आ गया, कोई फिर नया कर दिया, फिर भीड़ लगाए, ऐसा नहीं होता दोस्त। यहाँ पे दोस्त सिलेबस कंप्लीट होता है, फिर आगे बढ़ते हैं,
क्योंकि हमें पता है सिलेक्शन कैसे होगा, हमें पता है कि सिलेक्शन आपका काम है। तो देखो आपको देखते हैं ना कि हम यहाँ पे मिलके बेटा 6-6, 7-7 क्लासेस आपको करा के जबरदस्त यहाँ पे आपको वो करा सकते थे, लेकिन वी नो कि आपको टाइम की बहुत जरूरत है। अभी वी नो कि आपको सेल्फ स्टडी की बहुत ज्यादा जरूरत है। वी नो कि आपकी कौन सी क्रिस्प मटेरियल की जरूरत है, वरना तो बेटा देने के लिए बहुत कुछ है, भीड़ लगाने के लिए बहुत कुछ है, अब पैसे छापने पे आ जाए तो बहुत कुछ है, तो नहीं कर सकते उतना। इथिकली वो जमीर अलाउ नहीं करता। हम आपके साथ बेटा, मैं तो हमेशा बोलता हूं ये हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। दिस इज माई पैशन। और जब किसी चीज को आप पैशनेटली फॉलो कर रहे होते हो तो इसको हम पूजा करते हैं। वी वर्शिप लाइक इट, मतलब आई वर्शिप लाइक इट, आई नो अबाउट माई सेल्फ, तो मैं तो पूजा करता हूं। तो दोस्त जिस चीज की आप पूजा करते हो उसके साथ गलत तो नहीं कर सकते। तो मैं लेट आता हूं, आता जरूर हूं, और आप देख लेना A to Z में कोई भी टॉपिक जिससे प्रीवियस ईयर में कोई भी एक भी सवाल आया है, मैं सारे टॉपिक कराया, सारे। ऐसा नहीं है कि यहां छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। बोला है तो कराएंगे। ये नहीं कि ठीक है आपका तो बहुत बार करा ही चुके हैं। अरे करा चुके तो क्रैश कोर्स लॉन्च ही क्यों किया था? तो दोस्त वही बात है, फिर आपको आगे लेके चलेंगे। सो ये चैनल बेस्ट है, ये बता रहा हूं मैं आपको, और कुछ नहीं बताने वाला था। यहां पे आपको फिजिक्स के बेस्ट फैकल्टी मिले, बेस्ट। मतलब आई पर्सनली इतना ज्यादा मुझे फिजिक्स पसंद होने लगी आजकल इन दिनों में। थोड़े बहुत 5-5 मिनट लेक्चर देख के आप सोच लो, मतलब कभी पॉपअप आ गया तो देख लिया उस टाइप से, तो उसमें जब फिजिक्स इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, एंड यू हैव द गॉडेस ऑफ बायोलॉजी ऑन दिस चैनल, तो फिर आपको क्या ही चाहिए। सो दिस चैनल इज लीडिंग इन एवरी। आप देख लो बेटा 6-7 महीने में बेटा 5 लाख बच्चों जुड़ चुके हैं यहां से, एंड वी विल टच मिलियंस इन कमिंग फ्यू मंथ्स। तो इसका मतलब कुछ तो टीम में दम है ना, कुछ तो इस टीम में बात है ना, कुछ तो सिलेक्शन दे ही रहे ना, कुछ तो अच्छा पढ़ा ही रहे ना। आप देखिए इसके जस्ट बाद आपके पास फिजिक्स की बेहतर से बेहतर क्लास, इंडियाज बेस्ट क्लास ऑफ फिजिक्स is going to happen on this channel right in 20 minutes. Thank you so much. Take care guys. Bye bye. We'll meet you in the next session again. Bye.